अब हम समझेंगे आखिर हमें मैकेनिक्स क्यों पढ़ना है। वाई वी हैव टू स्टडी मैकेनिक्स और व्हाट आर द वेरियस फील्ड इन विच नॉलेज ऑफ मैकेनिक्स इज गोइंग टू बी यूज्ड। आगे चल के एज ए इंजीनियर हमें कुछ सब्जेक्ट्स पढ़ना रहता है जिसमें मैकेनिक्स के कंसेप्ट की ज़रूरत हमें पड़ती है, जैसे कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, थ्योरी ऑफ मशीन, मशीन डिज़ाइन, फ्लूइड मैकेनिक्स। इनमें हमको मैकेनिक्स के कंसेप्ट की ज़रूरत पड़ती है। अब सवाल उठता है आखिर हम मैकेनिक्स में क्या पढ़ते हैं जिनके कंसेप्ट की ज़रूरत हमको इन सब्जेक्ट्स में पड़ती है। हम मैकेनिक्स में जनरली दो चीज़ पढ़ते हैं। हम मैकेनिक्स में एक तो फोर्स के बारे में पढ़ते हैं, सेकंड इफेक्ट ऑफ फोर्स के बारे में पढ़ते हैं, और इन कंसेप्ट की ज़रूरत इन सब्जेक्ट्स में हमको पड़ती है। अब सवाल उठता है किस तरीके से, जैसे कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, नाम से ही क्लियर है, मटेरियल की स्ट्रेंथ, मटेरियल की ताकत। जहाँ पे भी स्ट्रेंथ आ गया वहाँ पे कौन आ गया, फोर्स आ गया। जहाँ पे भी फोर्स आ गया वहाँ पे कौन आ गया, मैकेनिक्स आपकी आ गई। अब एक एग्जांपल से समझते हैं। ये देखिए आपको एक ये फैन नज़र आ रहा है। फैन का कुछ वेट है जो फैन के सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे लगेगा और कैसा लगेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा। तो किसी इंजीनियर ने इस फैन के इस रॉड की स्ट्रेंथ निकाली थी कि आखिर ये रॉड कितना वेट कितने दिन तक कितने टेम्परेचर तक सरवाइव कर सकती है। अगर उसने इसकी स्ट्रेंथ नहीं निकाली रहती तो ये फैन कभी भी हमारे ऊपर गिर जाता है। इसी तरह आपको एक स्टूल नज़र आ रहा है। इस स्टूल के भी इन पाँव की स्ट्रेंथ किसी इंजीनियर ने निकाली थी ताकि हम कंफर्टेबली इसके ऊपर बैठे रहें और स्टूल आपका ना टूटे। आपके दिमाग में एक सवाल उठ रहा होगा, आखिर इसकी स्ट्रेंथ निकालने के लिए किसी इंजीनियर की ज़रूरत हमको क्यों पड़ रही है। कोई भी आदमी इस स्टूल को इतना मजबूत बना सकता है कि इसके ऊपर कोई हाथी भी बैठे तब भी ये स्टूल ना टूटे। देखिए, अगर हमको बहुत मजबूत बनाना है तो हम बिजली के जो खंभे आते हैं मोटे मोटे बड़े, हम उस खंभे जितने मोटे रहते हैं वो उसके पाँव बना दें तो उसके ऊपर हाथी भी बैठेगा तो ये स्टूल आपका नहीं टूटेगा। लेकिन स्टूल के ऊपर हमें किसे बैठाना है, हमको खुद बैठना है, हाथी को तो बैठाना नहीं। तो अगर आपने बिजली के खंभों के पाँव इसके बना दिए तो स्टूल आपका मजबूत तो हो जाएगा, लेकिन साथ में उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और उतनी मजबूती की ज़रूरत हमको नहीं है। अगर देखिए आपने बिजली के जो खंभे हैं उसके पाँव बनाए, एक पाँव मान लीजिए 100 kg का, तो चार पाँव 400 kg का हो जाएगा। और 1 किलो लोहा मान लीजिए 50 रुपए का है, तो 400 kg लोहा कितने का आ जाएगा, 20,000 का आ जाएगा। अगर आपने एक एक किलो के इसके चार पाँव बनाए हुए हैं तो 4 किलो के पाँव हो गए, 50 रुपए के हिसाब से 200 रुपए का आपका ये स्टूल बन जाएगा। और इसके ऊपर इंसान बैठना है तो एक इंसान का वेट को बियर करने के लिए 4 kg के पाँव काफ़ी हैं, उतनी मजबूती के पाँव काफ़ी है। उसके लिए हमको बिजली के खंभों जितने मोटे लोहे के पाँव बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो चीज़ हमें क्या बनानी है, मजबूत भी बनानी है और किफ़ायती भी बनानी है। ये नहीं कि मजबूती के नाम पे हमने इसको इतना मजबूत बना दिया जिसकी की ज़रूरत हमको नहीं है। इसी तरह मैकेनिक्स के कंसेप्ट की जगह की ज़रूरत आप जब थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर जैसे सब्जेक्ट पढ़ते हैं वहाँ पे भी आपको आती है। जैसे कि आप स्ट्रक्चर जानते हैं, किसी बिल्डिंग को बनाना है या किसी घर को बनाना है तो हमको इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाना रहता है। तो जब हम सिंगल मंजिल की बिल्डिंग बनाते हैं या घर बनाते हैं सिंगल मंजिल का, तो हम ये जो कॉलम है और जो बीम है उसको जो स्ट्रेंथ देते हैं वो सिंगल मंजिल के हिसाब से देते हैं। और जब आपको 10 मंजिल की बिल्डिंग बनाना है तो कॉलम और बीम को जो हमको स्ट्रेंथ देना है वो 10 मंजिल के हिसाब से देना है। अब इसको स्ट्रेंथ देने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, इसके अंदर रॉड डालनी पड़ती है। हम जो रॉड डालते हैं वो 10 mm की भी आती है और 50 mm की भी आती है। अगर सिंगल मंजिल का घर बनाना है तो आप 10 mm का रॉड का यूज़ करेंगे, और ज़्यादा ऊंची बिल्डिंग बनाना है तो हम 50 mm की रॉडों का यूज़ करेंगे। अब सिंगल मंजिल में हम 50 mm के रॉडों का यूज़ क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि उतनी मजबूती की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने उसका यूज़ करा तो आपके बिल्डिंग का खर्चा क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। जैसे आपको स्टूल बनाना है तो आपने यहाँ पे बिजली के खंभों का यूज़ नहीं करा, आपने खाली एक एक किलो के लोहे के रॉड का यूज़ आपने किया। उसी तरह आपने यहाँ पे सिंगल मंजिल के घर बनाने के लिए यहाँ पे जो पाँव यूज़ करें उसमें 10 mm के रॉड का यूज़ करा, और अगर 10 मंजिल के घर बनाएंगे तो उसमें आप 50 mm के रॉडों का यूज़ करेंगे ताकि सिंगल मंजिल के घर में आपका कॉस्ट बच जाए। इसी तरह स्ट्रेंथ
मैकेनिक्स के कंसेप्ट की ज़रूरत मैकेनिकल इंजीनियर को भी पड़ती है जब आप थ्योरी ऑफ मशीन और मशीन डिज़ाइन जैसे सब्जेक्ट पढ़ते हैं। देखिए, हम कोई भी गाड़ी बनाते हैं तो हम क्या चाहते हैं, हमारी गाड़ी का एवरेज अच्छा रहे, उसका पिकअप अच्छा रहे। उसका एवरेज और पिकअप कब अच्छा रहेगा, जब उसका इंटरनल और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कम रहेगा। अब रेजिस्टेंस कम करना है या इंटरनल और एक्सटर्नल फ्रिक्शनल फोर्स को आपको कम करना है, तो वहाँ पे भी मैकेनिक्स के कंसेप्ट की ज़रूरत आपको पड़ेगी। तो मैकेनिक्स के कंसेप्ट की ज़रूरत ऐसे इंजीनियर आपको इस तरीके से आगे पड़ती है। अब हम ये समझें, आखिर हमको मैकेनिक्स में क्या पढ़ना है, हमारा क्या सिलेबस है। तो देखिए, जो मैकेनिक्स है इसके दो पार्ट हैं। एक होता है मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड और एक आपका होता है मैकेनिक्स ऑफ लिक्विड। हम मैकेनिक्स ऑफ लिक्विड के बारे में तब पढ़ते हैं जब हम फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ते हैं। मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, जो सॉलिड आपका होता है, ये दो तरीके का होता है। एक आपका रिजिड होता है, एक आपका डिफॉर्मेबल होता है। हम रिजिड बॉडी क्या होती है, रिजिड बॉडी वो होती है जो अपना शेप और साइज चेंज नहीं करती है आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। डिफॉर्मेबल बॉडी वो होती है जो अपना शेप और साइज चेंज कर देती है आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। हम डिफॉर्मेबल बॉडी के बारे में तब पढ़ते हैं जब हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ते हैं। जो रिजिड बॉडी है आपकी, रिजिड बॉडी दो तरीके की रहेगी। एक आपकी स्टैटिक रहेगी, दूसरी आपकी डायनेमिक रहेगी। स्टैटिक मतलब आपकी रुकी हुई, डायनेमिक मीन्स आपकी चलती हुई। डायनेमिक पोर्शन ऑफ मैकेनिक्स में दो आते हैं, एक आपका आता है काइनेटिक्स, सेकंड आपका आता है काइनेमेटिक्स। हमको स्टैटिक पोर्शन ऑफ मैकेनिक्स पढ़ना है। स्टैटिक पोर्शन ऑफ मैकेनिक्स में हमारा जो सिलेबस है, हमको जो अपने सिलेबस में पढ़ना है, तो इसमें मैं पहले आपको पढ़ाऊंगा कंपोजिशन एंड रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। सेकंड ट्रस पढ़ेंगे हम। थर्ड फ्रिक्शन पढ़ेंगे। फोर्थ सेंटर ऑफ ग्रेविटी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया पढ़ेंगे। फिफ्थ हम लोग शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं चालू करूंगा कंपोजिशन एंड रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस, क्योंकि इसके कंसेप्ट की जरूरत आपको आगे पड़ेगी। तो हमारा पहला छोटा सा टॉपिक चालू हो रहा है, कंपोजिशन एंड रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। इसमें हम समझेंगे कंपोजिशन क्या होता है, रेजोल्यूशन क्या होता है और फोर्स क्या होता है। तो पहले हम समझेंगे व्हाट इज फोर्स। देखिए, फोर्स को अगर हम डिफाइन करें तो फोर्स क्या होता है, फोर्स इज एन एजेंट विच प्रोड्यूस और टेंड्स टू प्रोड्यूस मोशन और इट डिस्ट्रॉय और टेंड्स टू डिस्ट्रॉय मोशन। फोर्स आपका एक एजेंट है जो मोशन को प्रोड्यूस करता है या प्रोड्यूस करने का प्रयास करता है, या वो मोशन को डिस्ट्रॉय करता है या डिस्ट्रॉय करने का प्रयास करता है। अब सवाल उठता है किस तरीके से। देखिए, आपकी ये एक बॉडी है, इस बॉडी के ऊपर मैंने एक फोर्स लगाया। ये फोर्स कितने का लगाया, 10 न्यूटन का। तो इस 10 न्यूटन के फोर्स ने इस बॉडी को चला दिया। आपने बॉडी पे फोर्स लगाया और फोर्स ने बॉडी को चला दिया। वही अगर मैं 10 न्यूटन का फोर्स इस दीवार पे लगाऊंगा तो ये दीवार आपकी नहीं चलेगी। तो फोर्स तो दोनों केस में लग जाएगा, जब बॉडी चलेगी तब भी फोर्स लग जाएगा, जब फोर्स लगाएंगे बॉडी नहीं चलेगी तब भी फोर्स आपका लग जाएगा। इसलिए हमने फोर्स को क्या बोला है, एक एजेंट बोला है विच प्रोड्यूस और टेंड्स टू प्रोड्यूस मोशन। सेकंड हमने बोला इट डिस्ट्रॉय और टेंड्स टू डिस्ट्रॉय मोशन। देखिए किस तरीके से, ये आपकी एक बॉडी है या बॉडी आपकी चल रही है। हमने क्या करा, इस बॉडी पे दूसरे डायरेक्शन पे एक फोर्स लगाया। अब ये फोर्स क्या करेगा, इस बॉडी को रोक देगा। ये फोर्स क्या करेगा, इस बॉडी को रोक देगा, इसके मोशन को डिस्ट्रॉय कर देगा। लेकिन ये आपकी अर्थ है, ये अर्थ इस सन के चारों तरफ गोल गोल घूम रही है। आप इस अर्थ के ऊपर कितने भी न्यूटन का फोर्स लगा दीजिए, लेकिन अर्थ आपकी नहीं रुकेगी, लेकिन फोर्स आपका लग जाएगा, है ना। तो यहाँ पे मोशन आपका डिस्ट्रॉय नहीं हो पाएगा और यहाँ पे आपका मोशन डिस्ट्रॉय हो जाएगा। यहाँ पे मोशन आपका प्रोड्यूस हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे मोशन आपका प्रोड्यूस नहीं होगा। इसलिए हमने फोर्स को क्या बोला है, फोर्स इज एन एजेंट विच प्रोड्यूस और टेंड्स टू प्रोड्यूस मोशन और इट डिस्ट्रॉय और टेंड्स टू डिस्ट्रॉय मोशन। हम फोर्स की एक और डेफिनेशन जानते हैं अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन हम जानते हैं क्या होता है ये, इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम।
इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं एम वी फाइनल माइनस वी इनिशियल अपॉन टाइम टी। तो v फाइनल माइनस v इनिशियल अपॉन t ये क्या होता है, इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता है, एक्सेलरेशन के जितना होता है, मतलब f इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो हमको फोर्स की ये दोनों डेफिनेशन ध्यान में रखना है।